हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे YouTube चैनल पर फिर से आपका भव्य स्वागत है। मैं हूं भास्कर। मित्रों, आज मैं आपके लिए अक्षांश और देशांतर का तीसरा भाग लेकर आया हूं। दरअसल मैं दो ही पार्ट में इसे समेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लग रहा था कि इसमें कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो मैंने सोचा कि कुछ चीजों को छोड़ने से बेहतर है कि क्यों ना एक और पार्ट बना दिया जाए और सभी चीजों को समेट लिया जाए। दरअसल अगर आप इस अक्षांश और देशांतर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ बारीकी से समझना चाहते हैं, तो आप तीनों वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को बारी बारी से देख लेंगे। शायद आपका सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मूल रूप से देशांतर पर आधारित है। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था कि जो रेखा लेटी हुई है उसे लेटीट्यूड या अक्षांश कहते हैं, और जो रेखा खड़ी है उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं या देशांतर कहते हैं। अब आप वो मैंने समझने के लिए बताया था, बारीकी से, आराम से, हल्के से समझने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि देशांतर रेखा कहते किसको हैं। ये जो नेटवर्क आप देख रहे हैं, ये जो रेखा देख रहे हैं, यह रेखा देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा की अगर कोई आपसे परिभाषा पूछ ले तो आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई वो काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों से गुजरती है और अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती है। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वह रेखा जो दोनों ध्रुवों से गुजरती हुई अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से शुरू होकर यहां तक आती है। अब इस रेखा के साथ एक बड़ा यूनिक चीज है कि यह रेखा ऊपर और नीचे दोनों ध्रुवों पर सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर मिली होती है, और जैसे जैसे ये ऊपर से बीच में आती है, यहाँ पर 0 डिग्री के पास, भूमध्य रेखा के पास, वहां इसकी दूरी सबसे अधिक हो जाती है। और जैसे फिर नीचे में ये जो उत्तरी ध्रुव है, जो दक्षिणी ध्रुव है, दोनों ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे से एक ही बिंदु पर मिली हुई है। यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में फर्क ये है कि अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर है और इसकी दूरी लगभग एक ही है। सिर्फ जो दोनों ध्रुव है वहां पर पृथ्वी के चपटी होने की जगह से थोड़ा बहुत अंतर वहां आता है, बावजूद वैसे वो समानांतर रेखाएं हैं, उसकी दूरी लगभग एक जैसी है, और 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर होता है। उसी तरह देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, वह जो भूमध्य रेखा है, वहां इसकी दूरी सबसे अधिक होती है, और ध्रुवों पर सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर टिकी होती हैं। आपको बता दूं कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जो 1 डिग्री देशांतर की दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे ये दूरी घटती जाएगी। ये जो बीच वाला जो जगह है इसको हम ग्रिड कहते हैं, और ये जो दूरी है उसको हम गोरे कहते हैं। दो देशांतर के बीच का जो गैप है, वो जो दूरी है, उसको हम गोरे कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं देशांतर रेखाओं की तरफ। देखिए, जिस तरह अक्षांश रेखाओं का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, उसी तरह देशांतर रेखाओं का भी मेरे जीवन में बड़ा महत्व है। महत्व इसलिए है कि पूरा सिस्टम उसी से काम करता है। ये सिस्टम कैसे काम करता है, अक्षांश रेखाओं से क्या हुआ था, ये तो मैंने बता दिया था। देशांतर रेखाओं का इम्पैक्ट, देशांतर रेखाओं का असर हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है, चलिए अब विस्तार से समझते हैं। दरअसल इस तरह ये जो फ्लैट नक्शा की तरह बनाया गया है, ये मॉडल जो बनाया गया है, इसमें आप ये जो इसको हमने 0 डिग्री मान लिया है, यह एक काल्पनिक रेखा है। लेकिन देशांत अक्षांश रेखाओं में तो मुझे समझ में आ गया कि जो रेखाएं बीच में है, पृथ्वी के बीच में है, उसको मैंने 0 डिग्री मान लिया है। लेकिन यहाँ तो सारी रेखाएं एक दूसरे के एक सर्कल बना हुआ है, इस तरह से एक तरह से है, यहाँ तो बीच वाला मुद्दा है नहीं, तो ये 0 डिग्री कैसे हुआ। तो अक्षांश रेखाओं के तरह यहाँ जो अक्षांश रेखाएं हैं, यहाँ 0 डिग्री मान लिया, लेकिन अक्षांश रेखाओं की तरह यहाँ भी एक रेखा को जहां से गिनती की जाएगी आगे पीछे की, तो आपको बता दें कि ये जो 0 डिग्री है इसका निर्धारण सन 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन किया गया, और उस सम्मेलन में ये डिसाइड किया गया कि जो लंदन से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उसे हम
जीरो डिग्री मान लेते हैं। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार हम बताते हैं। देशांतर रेखाओं में जीरो डिग्री कौन सा होगा, इसका निर्धारण करने के लिए वाशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई सन 1884 और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि लंदन से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है उसे हम जीरो डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। और जब इसको क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में यूरोप का बड़ा दबदबा था, शायद इसीलिए उस रेखा को जीरो डिग्री मान लिया गया। और उसके बाद जब ये जीरो डिग्री निर्धारित हो गया तो इसके बाद सारा खेल यहीं से शुरू हुआ। सारा खेल करने का मतलब ये है कि यह ही एक ऐसी रेखा बन गई जिससे पूरी दुनिया के घड़ी का मिलान होता है। पूरी दुनिया के समय का सिस्टम यहीं से शुरू होता है। इससे आगे जाएंगे तो समय आगे होगा, इससे पीछे जाएंगे तो समय पीछे होगा। देखिए यह जो रेखा है, इस रेखा को जीरो डिग्री को ग्रीनविच मीन टाइम माना गया है। ग्रीनविच मीन टाइम इसलिए इसको माना गया है, वैसे यह नहीं है कि यह रेखा यहां से यहां तक गुजरने के समय में यह 3 महाद्वीप और 8 देशों से होकर गुजरती है, लेकिन उन सभी जगहों में लंदन एक महत्वपूर्ण जगह था और यूरोप में था, इसलिए इस रेखा को जीरो डिग्री मान लिया गया और उसको जीएमटी नाम दिया गया। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। लंदन में एक ग्रीनविच वेधशाला है और वहां पर फेमस है, इसलिए उसको लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर यह रेखा गुजरती है, जीरो डिग्री देशांतर रेखा, इसलिए इसको हम जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। फिर बाद में इसे यूनिवर्सल टाइम भी कहा गया क्योंकि पूरी दुनिया में घड़ी का निर्धारण यहीं से होता है। इसको जुलू टाइम भी कहते हैं। ये याद रखेगा कि जो जीएमटी है, लंदन से गुजरने वाली जीरो डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी कहते हैं, उसको यूनिवर्सल टाइम कहते हैं और उसको जुलू टाइम भी कहते हैं। क्लियर है? अब यहां से देखिएगा, यहां से बड़ा रोमांचक है। रोमांचक इसलिए है कि यह रेखा जो हमने मान लिया कि यह जीरो डिग्री है और जीरो डिग्री से इधर अगर हम जाते हैं तो हमारा घड़ी आगे होगा और इससे इधर आते हैं तो हमारा घड़ी पीछे होगा। ये घड़ी आगे पीछे का सिस्टम क्या है, कितना दूर आगे जाएंगे तो कितना आगे होगा, ये समझने के लिए आपको बताते हैं कि जीरो डिग्री से अगर हम 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं पूरब की ओर, अगर हम 1 डिग्री पूरब की ओर बढ़ते हैं तो हमारे घड़ी में 4 मिनट के समय का इजाफा होता है। अगर हम 1 मिनट पश्चिम की ओर आते हैं तो हमारे घड़ी में से 4 मिनट कम कर दिया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 12 बज रहा है, तो अगर हम 1 डिग्री इधर जाएंगे तो हमारे घड़ी में 12:04 होगा और 1 डिग्री पीछे आएंगे तो हमारे घड़ी में 11:56 होगा। अब तो अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो 1 घंटा के लिए 15 डिग्री आगे जाना पड़ेगा, तो 15 डिग्री आगे जाने पर 1 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, और पूरी दुनिया में समय का मिलान यहीं से किया जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि यहां से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समय मेरा आगे होता जाएगा और यहाँ से जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारा घड़ी पीछे होता जाएगा। आपको बता दें कि जो 180 डिग्री, जब हम इस ग्रीनविच मीन टाइम जीरो डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट अपोजिट में जो रेखा है उसको हम 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, और यह जो देशांतर रेखा है वो एक ही रेखा है। देखिए अगर हम गिनती करना शुरू करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं तो 180 यहाँ आते हैं और इधर से शुरू करते हैं तो 180 यहाँ आते हैं। तो जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो एक ही रेखा है, जीरो से शुरू करते हैं 180, जीरो से शुरू करते हैं, इसलिए इसकी जो कुल संख्या है 180 और 180 360 है। और इसकी 1 डिग्री पर दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव चीजें हैं उसको भी हम बताते चलते हैं ताकि अगर जो कोई परीक्षोपयोगी प्रश्न है आपके सामने आता है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम आपको थोड़ा सा आगे लिए चलते हैं, जो 180 डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच में ईस्ट में अगर हम आते हैं तो हमारा देश पड़ता है भारत। आप भारत के समय को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि भारत में जो लंदन है ना, इंग्लैंड की राजधानी यहाँ पर लंदन है, लंदन से हमारा समय, हम पूरब में हैं इसलिए हमारा समय आगे है। ठीक है, तो हमने बताया कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का अंतर होता है,
तो हमारा देश जो है, हमारे देश का जो देशांतर की दूरी है, दो देश, हमारे देश का जो देशांतर है, यानी कि यहाँ से गुजरात राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो डिस्टेंस है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। लगभग 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री का जो अंतर है, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री बराबर 30 गुना 4 बराबर 120 मिनट। तो अगर भारत में समय के लिए और एक चीज बता दूं कि दुनिया में यहां से ही घड़ी का निर्धारण होता है, तो सभी देश अपने अपने यहाँ एक प्राइम मेरिडियन बना लिया है। सभी देश अपने यहाँ एक समय रेखा बना लिया है ताकि उनके देश के लोगों के बीच कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो समय को लेकर, इसलिए एक रेखा खींच दी गई है। हालांकि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, फ्रांस है, इन देशों में कई समय रेखा बनाए, क्योंकि जिन देशों की चौड़ाई अधिक होगी ना वहां समय में बहुत फर्क हो जाएगा, इसलिए कई देश अलग अलग समय रेखा अपने लिए डिस्टेंस के हिसाब से बनाकर रखा है। जिसकी लंबाई अधिक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चौड़ाई ज्यादा है तो वहां अलग अलग सी समय रेखा बनाना होगा, नहीं तो फिर अव्यवस्था कायम हो जाएगी। तो भारत मेरा देश है और इसको हमको अच्छे तरीके से जानना है कि भारत 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री के बीच के का वो है देशांतर है, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि 2 घंटे का। अगर हम प्रधान यहाँ का जो समय रेखा यहाँ खींच लेते, अगर हम यहाँ खींच लेते तो दिक्कत क्या होता है इसको जो हाँ, तो हमने क्या किया कि हमारे यहाँ किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होती, उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए पूरे भारत के बीच का एक हिस्सा लिया और वहां समय रेखा बना दी। सर्वसम्मति से भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का समय रेखा कहा जाता है, इसको IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और वहीं से हमारे पूरे देश के घड़ी का जो मिलान होता है, यहाँ पर जितना बजेगा पूरे देश में उतने ही समय होगा। और यह समय जो 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटा आगे। 5.5 घंटा क्यों आगे है? क्योंकि 82.5 डिग्री और गुना 4 बराबर 330 मिनट होता है, और 330 मिनट बराबर 5.5 घंटा। क्लियर? कि अच्छा, एक चीज और यहाँ गौर करना है कि यह रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कहां से गुजरती है। मैं आपको बता दूं कि यह जो रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा, यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी भारत का भूगोल हम इसके जस्ट बाद दिखाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ दूंगा, आप उसको बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। तो यह जो रेखा है, आपसे पूछा जाएगा 2 चीज ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि यह जो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा वह कहां से गुजरती है। तो हमें याद रखना है कि वह लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसलिए इस ग्रीनविच मीन टाइम इसको कहा जाता है, उसको यूनिवर्सल टाइम भी कहा है, उसको जुलू टाइम भी कहा जाता है, ये याद रखना है। यह जो 0 डिग्री है वह 3 महाद्वीप और 8 देश से होकर गुजरती है, ठीक है। और उसके बाद देशांतर रेखाओं का जो ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर दक्षिण खींची गई ये रेखा, इलाहाबाद का नाम आपने सुना होगा, इलाहाबाद का नाम अब बदलकर प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज के पास एक जगह है नैनी, उसी से होकर यह रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये सारी रेखाएं काल्पनिक हैं, हमने घड़ी को मिलाने के लिए, हमने समय का निर्धारण करने के लिए, हमने तारीख का निर्धारण करने के लिए इन सारी रेखाओं को का ये नेटवर्क बनाया है, ठीक है, ताकि हमारी गणना, हमारी ये पूरा मैथमेटिक्स है। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे 82.5 डिग्री पूरब जाने पर भारत आता है, और भारत के बीचों बीच इस रेखा को खींची गई है ताकि समय के को लेकर कोई अव्यवस्था कायम नहीं हो, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है। यह रेखा प्रयागराज के पास नैनी कह सकते हैं। एक दो सवाल यहाँ और पूछा जाता है कि यहाँ पर कभी कभी मिर्जापुर भी आता है, कभी कभी गोपीगंज भी आता है। अगर तीनों में से कोई आपको पूछ दिया जाए, यह रेखा प्रयागराज के पास नैनी या फिर मिर्जापुर, और मिर्जापुर जिले में ही गोपीगंज है,
जहां से गुजरती है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहां से गुजरती है, तो आप अगर प्रयागराज के पास नैनी पूछता है, बताता है, तो वो आपको सही मार देना है। अगर मिर्जापुर देता है तो भी आपको सही मार देना है। अगर गोपीगंज देता है तो भी आपको सही मार देना है। ठीक है, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए, ये तो हुआ। अब आगे चलते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा पर। यह जो रेखा है ना, यह भी बड़ा यूनिक है। यूनिक इसलिए है, बड़ा रोमांचक है। यूनिक नहीं, रोमांचक भी है, क्योंकि इसको ना इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। एक जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, और पूरी दुनिया के घड़ी का निर्धारण यहीं से, टाइम का, समय का निर्धारण यहीं से होता है। उसी तरह इसको हम IDL कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ से दुनिया भर के तिथि का निर्धारण होता है, इससे घड़ी का, समय का, और इससे तिथि का। और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसमें पूर्व पश्चिम नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही रेखा है। इधर से घूम के जाइएगा तो भी यहाँ, इधर से घूम के जाइएगा तो भी। ठीक है, अब जो यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो 0 डिग्री के ठीक अपोजिट में उस तरफ है। ठीक है, अब इस रेखा का क्या महत्व है, इस रेखा का क्या असर है? देखिए, ये बड़ा यूनिक इसलिए है क्योंकि यह जो रेखा है 180 डिग्री, वह उसको अगर 100, रोमांचक मैंने इसलिए कहा है कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, उसके इधर उधर हो जाएंगे ना, तो आपका दिन बदल जाएगा। आप इधर चले जाएंगे तो दूसरा दिन हो जाएगा, उधर चले जाएंगे तो दूसरा दिन हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे ग्लोब है, ये ग्लोब पूरा, हमने कहा कि 0 डिग्री ये है, और 0 डिग्री से इधर हम जाएंगे तो पूरब होगा, इधर जाएंगे तो पश्चिम होगा। तो यहाँ तक हमारा समय तो आगे रहा, और यहाँ हमारा समय पीछे हो गया। तो यह रेखा, इसके इधर समय पीछे है और इसके समय आगे। अब यहाँ समझते हैं। अब हम इसको बीच में यहाँ ले आते हैं 180 डिग्री। जानते हैं कि अगर आप जापान से अमेरिका जाते हैं, जापान पूरब में है, अमेरिका पश्चिम में है, अगर यहाँ मंडे है और यहाँ संडे है, इस रेखा को क्रॉस कर लेंगे ना, तो संडे वाले आदमी का यह मंडे हो जाएगा, और मंडे वाला आदमी अगर इधर चला आता है तो उसका संडे हो जाएगा। तारीख का निर्धारण इसी रेखा से होता है, इसलिए इस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। ठीक है, अब एक चीज और बहुत गौर करने वाली है इस देशांतर रेखाओं के बीच में, कि ऑब्जेक्टिव सवाल में अक्सर पूछता है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वह एक दूसरे को कहां काटती है। ठीक है, तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे GMT कहा जाता है, वो, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह जो रेखा है, यह जो मिलान है, यह मिलान यहाँ पर मैंने समझने के लिए किया है, यह अटलांटिक महासागर में दोनों को एक दूसरे को काटती है। कहाँ काटती है? 0 डिग्री और 0 डिग्री अक्षांश। कहाँ? 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में, घाना देश है ना, घाना के तट से 611 किलोमीटर की दूरी पर इसको, ये रेखा काटती है। ठीक है, और वह जगह पानी का है, इसलिए उसे हम नल आइलैंड कहते हैं। नल आइलैंड का मतलब वह एक काल्पनिक द्वीप है। यह जो यहाँ जहाँ जो काटते हैं उसको नल आइलैंड कहते हैं। यह अटलांटिक महासागर में है और घाना के तट से 611 किलोमीटर की दूरी पर है। एक सवाल और आता है कि जब 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर यहाँ काटती है, तो 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को कहाँ काटती है? यहाँ। तो यह काटती है प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर के बीच में फिजी देश के पास, और जो किरिबाती देश है, वहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं। यह प्रशांत महासागर, आपको याद रखना है कि यह 0 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है, और 180 डिग्री जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप के पास काटती है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। एक चीज और याद रखना है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, वह कई जगहों पर इस तरह से आगे पीछे कर दी गई है, यानी कि वो बिल्कुल सीधी ना होकर कहीं कहीं टेढ़ी कर दी गई है। टेढ़ी करने के पीछे का रीजन ये है कि किसी भी देश में, एक ही देश में दो तरह का समय, दो तरह का तिथि नहीं हो जाए,
इसलिए जहां जहां जो देश जो द्वीप इधर उधर थे उनको 3-4 जगह कई जगह उसको टेढ़ा मेढ़ा के, जैसे अलास्का के पास जो बेरिंग जलसंधि है ना वो बिल्कुल इसके पैरेलल है। अलास्का के पास, किरिबाती के पास, फिजी के पास, दक्षिणी प्रशांत जो द्वीप समूह है वहां पर कई जगह इसको मोड़ा गया है। मोड़ने के पीछे का रीजन ये है कि दो देशों में या एक जगह जो द्वीप है उन द्वीपों में समय का अंतर, एक ही देश में दो तरह का तिथि, दो तरह का समय ना हो जाए, इसलिए इस रेखा को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। चलिए, हमारे इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। एक नए अंदाज, एक नए तेवर के साथ फिर नया टॉपिक लेकर हम आएंगे और आपको इस वीडियो के अंत में कुछ वन लाइनर्स के साथ छोड़ जाते हैं, जो वन लाइनर्स आपको जो परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें बहुत ही उपयोगी होगा। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपकी इच्छा होगी, आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके लिए काम का होगा, तो आप बेल बटन भी दबा सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए एक से एक शानदार कंटेंट लेकर आने की हर संभव कोशिश करूंगा।